नमस्ते। मैं रयत शिक्षण संस्था सातारा आदरणीय कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी को नमन करते हुए, उनकी स्मृति को अभिवादन करते हुए, मैं डीपी भोसले कॉलेज महाविद्यालय गोरेगांव से पोरे एचजी बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे हिंदी योग भारती कक्षा 12वीं विषय हिंदी सुनो किशोरी आशा रानी होरा घटक सुनो किशोरी पत्र, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। अभी हम देखते हैं लेखक का परिचय। श्रीमती आशा रानी होरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं की जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ है। आगे चलकर देखते हैं प्रमुख कृतियां। भारत की प्रथम महिला है, स्वतंत्रता सेनानी लेखिका है, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। अभी हम देखते हैं विधा परिचय। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा-जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। अभी हम देखते हैं पाठ परिचय। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को काल बाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा। आगे चलकर हम देखते हैं कि लेखिका ने पत्र किस प्रकार से लिखा है और आजकल की कुछ किशोरियों को किस प्रकार से उन्होंने सूचित किया गया है। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से कुछ राह निकाली जाएगी। अपने अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। लेखिका ने यहाँ इस प्रकार से जानकारी दी है कि उनकी पुत्री सुगंधा इन्होंने पत्र भेजा है और उसी प्रकार से यहाँ लेखिका ने अपनी पुत्री को उसी प्रकार से बात कही है कि इस प्रकार की बात कही है कि तुमने जो अधिकार की बात उठाई है वो मुझे पसंद आ गई है, लेकिन तुम्हारी ये जो असहमति है, अपनी बात पर पूरा अधिकार है और तुम्हारा अधिकार तुम्हें मिलना जरूरी है, लेकिन यहाँ इस प्रकार से राह खुल जाएगी और परस्पर आदान प्रदान से राह निकल जाएगी और अपने बात कहने सुनने में बंधन या संकोच नहीं हो सकेगा। और उसी प्रकार से तुमने जो अधिकार की बात उठाई है वो बहुत ही मुझे पसंद आ गई है। इस प्रकार से माता
सुगंधा अपनी बेटी को कहती रही। मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर। लेखिका इस प्रकार की बात कहती है कि मैंने तो इस प्रकार की बात कही है कि हर एक लड़की का सपना होता रहता है, और वो सपना इस प्रकार से होता है कि हर एक लड़की एक नया परिवार बसाने के लिए वह झगड़ती रहती है, काम करती रहती है, और उसी प्रकार से नए नए सपने बुनने का प्रयास करती रहती है। इसका साथ निभाने वाली उसकी माँ भी रहती है। उसी प्रकार से लेखिका भी कहती है कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जिस प्रकार से जीवन में ऊंचा उठाने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, और आकाश में छोटे छोटे अपने डैनो का अर्थ है पंख, पंख फैलाकर चौड़े बनाकर फैलाकर आकाश में उड़ान भरना, उसकी मनमुराद पूरी करना, ये तो बहुत ही अधिकार की बात होती रहती है। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी जाने अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। लेखिका को इस प्रकार से धोखाधड़ी होती रहती है। वह कहती कि तुम इस धरती से आकाश में उड़ान भरते रहो, लेकिन क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने धरती का, अपनी भारतीय संस्कृति का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा न हो जाए कि धरती से जो जुड़ी तुम्हारी डोर है ये कट जाए और अनजाने में तुम्हारे ये डैने क्षत विक्षत हो जाए। क्षत विक्षत यानी घायल होना। यहाँ एक मुहावरा आ चुका है, धरती पर निगाह रखना। इसका अर्थ है वास्तविकता से जुड़े रहना। तो वास्तविकता से जुड़े रहना सबसे अहम बात है, महत्वपूर्ण है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। लेखिका कहती कि तुम्हारी निगाह हमेशा धरती पर होनी चाहिए, लेकिन आकाश में उड़ान भरी जाए तो भी चल सकता है। लेकिन तुम्हें जिस धरती पर इस प्रकार का आधार मिला है, तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारे सामर्थ्य का आधार जुड़ा होना चाहिए, और हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियाँ तोड़नी चाहिए। अच्छी परंपराओं को नहीं तोड़ना है, उसे प्राप्त करना है। लेखिका आगे चलकर कहती कि परंपरा और रूढ़ी, इसमें अंतर क्या है? परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं। तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए लेखिका कहती है कि तुम्हारे लिए जो तुम्हारा व्यक्तित्व बनना है, तो अपने कॉलेज के पुस्तकालय से तुम्हें क्या करना है? पुस्तकें खोजना है, ढूंढना है और वे पढ़ना है, क्योंकि यह आधार भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा बन सकता है। इसलिए कॉलेज की पुस्तकालय से किताब पढ़ना जरूरी है। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। लेखिका कहती है कि कोई भी बदलते वक्त के साथ समय के नए मूल्यों को स्वीकृत करना है, लेकिन इसे पहले क्या करना है? पहचान कर अपनाना है। पहचान शब्द को रेखांकित करना जरूरी है। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया लाभ होता है, लेकिन उसे अपनाने से लाभ की वजह हानि उठानी पड़ सकती है। इसका ख्याल रखना जरूरी है। पश्चिमी दुनिया की हर मूल्य हमारे भारतीय के लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत
से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए कि उन्हें भी जैसे के तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमजोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में डालना है। लेखिका कहती है कि पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए एक नया मूल्य हो सकता है और एक पर्याय नहीं है। ऐसे बहुत सारे पुराने मूल्य हैं जो टूटे फूटे हैं, उसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा आधार को कमजोर करना, या ऐसी परंपराओं को रूढ़ी में डालना अच्छी बात नहीं है। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। तो लेखिका कहती है कि रूढ़ी का अर्थ क्या है कि समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। और परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती है। तो लेखिका ने कहा है कि परंपरा और रूढ़ी का अर्थ क्या हो सकता है। तो रूढ़ी स्थिर नहीं हो सकती है, परंपरा निरंतर बहती धारा रहती है। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह है जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य बह हरा कर गिरेंगे। लेखिका कहते हैं कि रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है और निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता रहता है। भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य अपने में समेटता चलता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि टूटे फूटे मूल्य को बरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। आज नहीं तो कल वे ये पाश्चात्य मूल्य जर्जर बहराएंगे और गिरेंगे ही। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है। इसलिए लेखिका कहती है कि ये पाश्चात्य मूल्य है, पश्चिमी मूल्य है, हमारी धरती के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति और परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय से संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। लेखिका कहती है कि पश्चिम मूल्य इस धरती पर अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है और ज्यों की त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। अगर उगाए भी तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे और ये फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। और उसी प्रकार से हमारी संस्कृति, भारतीय परंपरा ठीक से समझने के लिए हमारे पास समय चाहिए, संबंधित साहित्य पढ़ना चाहिए। बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए जरूर होता है और उसी प्रकार से वह धरती अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सकती है। यह तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही अपना काम चला लेती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। लेखिका कहती है कि आजकल के युवा लोग क्या करते रहते हैं कि नए मूल्य अपनाना चाहते हैं और पुरानी पीढ़ी, और उसी प्रकार से ये पूरी पीढ़ी का संघर्ष होता रहता है। ये पुराने मूल्य नई पीढ़ी क्या कर रही है, काट फेंक रही है, पाश्चात्य मूल्यों को अपनाने का प्रयास करती रहती है, जानती पहचानती है और ये उधार लिए मूल्य किस काम के नए हो सकते हैं और नए मूल्य निर्माण का दमखम उसमें नहीं होता रहता है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अगर नए मूल्यों का निर्माण करना है तो क्या करना है, उससे पहले उसका ज्ञान विज्ञान क्या है, ये धरती पर टिकता है या नहीं है, ये देखना जरूरी है।
अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझ कर भी अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। लेखिका कहती कि अगर छोटी सी क्रांति भी करना है तो आसान बात नहीं है, वह कठिन है। एक झटके में टूट हार कर बैठ जाना ये निहायत मूर्खता है। और उसी प्रकार से उसके पहले वर्ष में पूर्वार्ध में ये देखना चाहिए कि कदम उठाना है या नहीं है। सोच समझकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना जरूरी हो सकता है। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। यह एक मुहावरा आ चुका है, राह का रोड़ा बनना, यानी कि बाधक बनना। इसका अर्थ इस प्रकार से है, राह का रोड़ा बनना, उन्नति में बाधा बनना। यानी कि कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में इस प्रकार से अपने निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरों को जानना चाहिए, परखना चाहिए, एक दूसरों की राह का रोड़ा नहीं बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बनना चाहिए। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरों के साथ पूर्वत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों की गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगी। लेखिका कहती है कि इस प्रकार से कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में अपने निकट मित्रों को एकत्रित रहकर उसे पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, परखना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बनना जरूरी है। फिर भी अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी वे एक दूसरों के साथ पूर्ववत लगाव करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, निकट रहकर उसके सामने जो आने वाली कमियां हैं, गलतियां हैं, इसे दूर करना चाहिए और दोस्ती में कोई दरार नहीं डालना चाहिए। एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लेना बहुत ही जरूरी है। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगी, उसमें सफलता आ जाएगी। मित्रों, आज हम पहले भाग में इस प्रकार से पूर्वार्ध देखा है। अगली कड़ी में दूसरे भाग में हम देखेंगे। धन्यवाद।